हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी क्या भूमिका थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ये लड़ाई शुरू हुई थी ये 1 सितंबर 1939 में हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था। ये जो हमला हुआ था, इसका हमला तो क्योंकि केवल पोलैंड के ऊपर हुआ था, तो ये वर्ल्ड वार कैसे बन गया? वो इस तरह से बना क्योंकि जर्मनी ने म्यूनिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत उसने ब्रिटेन और फ्रांस के देश को ये आश्वासन दिया था कि वो किसी दूसरे के देश में अटैक नहीं करेगा। क्योंकि उसने किसी फॉरेन कंट्री में अटैक कर दिया था जर्मनी ने, जो कि जिसका नाम पोलैंड था, तो यूनाइटेड किंगडम और जो फ्रांस है वो अपनी म्यूनिक एग्रीमेंट के तहत जो उनको अधिकार था कि वो जर्मनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे किया और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये जो युद्ध की घोषणा करने से पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जर्मनी को 3 तारीख तक का। अटैक 1 तारीख को शुरू हुआ था और अल्टीमेटम 3 तक था, जिसमें ब्रिटेन द्वारा कहा गया था जर्मनी को कि वो अपनी सेना पोलैंड से वापस बुला दे। जब जर्मनी ने ये नहीं किया तो ये ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा 3 सितंबर 1939 में जर्मनी के खिलाफ कर दी थी। अब ये जो लड़ाई है ये फोनी वार के नाम से भी जाना जाता है। इसे शुरुआती चरण में जब ये ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ाई की घोषणा करी तो उन्होंने एकदम से अटैक नहीं किया। बॉर्डर में लगभग 8 महीने तक जर्मनी और जो फ्रांस की बॉर्डर लगती है उसमें ज़्यादा गतिविधि नहीं होती रही। वो इसलिए नहीं होती रही क्योंकि जर्मनी ने उसकी तैयारी पहले से कर रखी थी, तो फ्रांस फ़ायदा नहीं उठा सकता था। दूसरा ये भी था कि इस समय ये देश तैयार भी नहीं थे। फ्रांस और ब्रिटेन मिलिट्री के रूप में इस समय जर्मनी के बराबर पावरफुल नहीं थे, तो उसको उन दोनों देशों को वक्त चाहिए था अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए। तो इसलिए भी उन्होंने 8 महीने के लिए इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी। अब जो कुछ उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी का इकोनॉमिक वारफेयर को इस्तेमाल किया और उसका नेवल ब्लॉकेट कर दिया। जर्मनी के जितने पोर्ट हैं जहाँ पर से वो आयात निर्यात करता था दूसरे देशों को, वहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने ब्लॉकेट कर दिया। अब जर्मनी किसी देश के साथ व्यापार उन्हीं देशों के साथ कर सकता था जिसके साथ उसकी ज़मीन से बाउंड्री लगती है, और जिन देशों से उसकी समुद्र के रास्ते से आयात करता था या निर्यात करता था उनके साथ उसका व्यापार इस नेवल ब्लॉकेट के कारण बंद हो गया था। लेकिन ये सब कार्रवाई जो हो रही थी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा, ये नाकाफ़ी थी और जर्मनी को रोकने के लिए ये यहाँ पर इनएफेक्टिव रही। अब देखते हम कि पोलैंड में क्या चला था। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था 1 तारीख को, तो 8 तारीख आते आते जर्मन की सेना वार्सो में पहुंच गई थी, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। अब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने भी 17 सितंबर को पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि किस तरह से जर्मनी और सोवियत यूनियन ने नॉन एग्रेशन पैक्ट की घोषणा करी थी, और नॉन एग्रेशन पैक्ट में एक सीक्रेट क्लाउज ये भी था कि जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर हमला करेगा तो सोवियत यूनियन भी पोलैंड के ऊपर हमला करेगा, और मिलके ये दोनों पोलैंड का विभाजन करके एक भाग जर्मनी रखेगा और दूसरा भाग सोवियत यूनियन रखेगा। तो उसी के तहत सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड में कब्जा कर लिया था कुछ क्षेत्रों में। अब जब पोलैंड की हार हो गई थी, लगभग सितंबर 30 आते आते पोलैंड की सरकार पूरी तरीके से हार गई थी, तो उसने सरेंडर नहीं किया और वो विदेश में चली गई। पोलैंड में कौन सी सरकार आई? पोलैंड में तो वही जर्मनी की जो मिलिट्री की आ गई थी वहाँ पर सत्ता, लेकिन उस मिलिट्री के खिलाफ लोगों का विद्रोह चलता रहा। जर्मनी ने क्या किया, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट पोलैंड का उसमें कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न पार्ट में कब्जा कर लिया। अब ये है कि जब पोलैंड में कब्जा हो गया था तो हिटलर ने पीस करने की कोशिश की फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ, लेकिन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। वो इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि पोलैंड को जर्मनी नहीं छोड़ना चाहता था, और ये चाहते थे कि पोलैंड को जर्मनी जो उसने कब्जा किया उसको हटा दे वहाँ से, और पोलैंड को फिर से एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया जाए। लेकिन हिटलर ये करने को तैयार नहीं था, तो इसलिए इन दोनों देशों ने हिटलर का पीस जो उसका प्रपोजल था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब ये जब रिजेक्ट हो गया था तो हिटलर ने ऑर्डर दिया फ्रांस के ऊपर हमला करने के लिए। अब देखते हैं कि ये सब 1939 में हो रही थी, तो 1940 और 41 में क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी उसको देखते हैं हम। अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर हमला करा और नॉर्वे के ऊपर भी हमला किया।
उसकी वजह ये थी कि आयरन ओर जो कि बहुत ज़रूरी था जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी के अंदर ये लोहा नहीं होता था, उसको दूसरे देश से मंगाना पड़ता था। तो इसी वजह से अपनी उसको सप्लाई को प्रोटेक्शन करने के लिए उसने डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर हमला किया। अब डेनमार्क तो 6 घंटे के अंदर ही उसने कैपिटुलेट कर दिया, यानी उसने हथियार डाल दिए, और नॉर्वे 2 महीने के अंदर टाइम लगा नॉर्वे को कैप्चर करने में जर्मनी सेना को। अब ये है कि ब्रिटेन वाले इनकी मदद कर रहे थे, ख़ासतौर में नॉर्वे की मदद की थी ब्रिटेन ने, उसको सैनिक सहायता दी थी, लेकिन ब्रिटेन की सहायता के बावजूद नॉर्वे जर्मनी सेना के हाथों में लग गया। इसी के कारण जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नेविले चैम्बरलिन, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा और उनके जगह विंस्टन चर्चिल 10 मई 1940 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। अब ये हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया, हमला शुरू कर दिया फ्रांस। अब यहाँ पर एक चीज़ थी कि फ्रांस तैयार था, और जो फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर है, ये जर्मनी है तो यहाँ से फ्रांस लग जाता है, ये फ्रांस का क्षेत्र है। अभी जो इनकी बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता था? मैगिनोट लाइन, ये मैगिनोट लाइन थी, और इसमें फ्रांस ने बहुत सारा फोर्टिफिकेशन कर रखा था। अगर जर्मनी इस रास्ते से फ्रांस के ऊपर हमला करती तो उसको फ्रांस को जीतने में काफ़ी समय लग जाता। तो जर्मनी ने एक तरीका निकाला, उसने आर्डेनेस एक पहाड़ी है, उस रास्ते से उसने फ्रांस के ऊपर हमला किया। अब क्योंकि फ्रांस तैयार नहीं था, उसको लगा था कि ये पहाड़ों वाला रास्ता है तो यहाँ पर जर्मनी सेना नहीं घुस पाएगी इस रास्ते से फ्रांस के अंदर। लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ चुका था इस समय कि जर्मन सेना को आर्डेनेस रास्ते से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं आई, और उसने फ्रांस को इस रास्ते से जाकर फ्रांस की सेना को घेर लिया और उनको हरा दिया। और ये फ्रांस बहुत जल्दी, लगभग 1 महीने के अंदर ही इसने सरेंडर कर दिया। जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का अगर हम देखें तो उसमें फ्रांस ने कैपिटुलेट नहीं किया था, उसने सरेंडर नहीं किया था फ्रांस ने, और लड़ाई के अंत तक नहीं किया था सरेंडर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि फ्रांस में जैसे अटैक हुआ उसके 1 महीने के अंदर ही उसने सरेंडर कर दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये एक शुरुआती चरणों में एक बड़ा फ़र्क था। इसी टैक्टिक्स को ब्लिच क्रीक नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मन सेना द्वारा अपनाई गई थी। इस ब्लिच क्रीक टैक्टिक्स का ये मतलब होता है कि फटाफट दुश्मन के ऊपर उसको घेर के अटैक करना। और इस अटैक में क्या क्या शामिल होती है? एयरफोर्स भी शामिल होता है। एयरफोर्स सबसे पहले एयरफोर्स जाके बमबारी करती है दुश्मन देश में जाके, फिर अपनी ज़मीन के रास्ते से सेना को बॉर्डर के जरिए अंदर की तरफ घुसाया जाता है। तो ये टैक्टिक्स द्वारा जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। अब ये हुआ कि 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर जब हो गया तो फ्रांस में क्या हुआ? फिर फ्रांस का जो देश था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक ये मान लीजिए फ्रांस का नक्शा है, तो इस वाले भाग में तो जर्मनी सेना का पूरा परमानेंटली यहाँ पर कब्जा हो गया। वो इसीलिए क्या जर्मनी सेना ने, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ब्रिटेन की सीमा लगती है। अब ब्रिटेन के ऊपर भी हमला करना था, तो ये वाला क्षेत्र जो फ्रांस का है इसको जर्मनी के पास होना ज़रूरी था। इसी रास्ते से वो आगे जाने वाले टाइम पर ब्रिटेन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग थी जर्मनी की, तो ये क्षेत्र जर्मनी ने अपने पास रखा। बाकी जो बचा हुआ फ्रांस है उसमें एक रंप स्टेट, यानी वो फ्रांस को की सरकार तो यहाँ पर बना दी थी, लेकिन ये सरकार कैसी सरकार थी? ये जर्मनी से अलाई देश थी। जर्मनी जो भी इनसे कहलाता था वो इनको करना पड़ता था। ये फ्रांस का गवर्नमेंट जो आई थी, और उस गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है? विची फ्रांस। आज के टाइम पर इसको बड़ी बदनाम सरकार है विची फ्रांस। इसको जब कोई देशद्रोही काम करता है फ्रांस में तो उसको चिढ़ाने के लिए विची विची कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टेट बना था इसने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के बजाय इसने जर्मनी के सामने घुटने टेक दिए थे, और जो जर्मनी कहता था वही इस विची फ्रांस को करना पड़ता था। ये हो गया, फ्रांस ने कैपिटुलेट कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। अब ये इस लड़ाई में सीधे ब्रिटेन और जर्मनी की आमने सामने सीमा आ गई थी। भले कोई लैंड बाउंड्री तो नहीं थी, यहाँ पर बीच में इंग्लिश चैनल बहता है, समुद्र का इलाका है, लेकिन आमने सामने काफ़ी नज़दीक आ गए थे ब्रिटेन और जर्मनी। अब ये हुआ कि क्योंकि बीच में समुद्र था तो जर्मनी की सेना डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकती थी, इंग्लैंड में नहीं घुस सकती थी, तो उसने प्लानिंग ये बनाई कि बमबारी करे पहले वो जो इंग्लैंड के ये पोर्ट है यहाँ पर, इन पोर्टों में जाके हमला करे
एयरफोर्स से। तो वही जो जर्मनी की लुफ्टवाफे थी, जिसे एयरफोर्स को लुफ्टवाफे कहा जाता वहाँ, उसने अटैक शुरू कर दिया ब्रिटेन के ऊपर, जिसके तहत उसने उसकी शिपिंग और हार्बर, बंदरगाह जिसे कहते हैं, उसके ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से ब्रिटेन को हराने में नाकामयाब रहा, और ब्रिटेन का जो एयरफोर्स थी उसने भी बड़ी बहादुरी से सामना किया, और आखिरकार जर्मनी को जो उसके ये प्लान था कि उसके बंदरगाह को नष्ट करने के बाद जर्मनी यहाँ पर अपनी सेना भेज सकेगा, वो उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि ये जो पूरे बंदरगाह थे या जो नौसेना थी ब्रिटेन की, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई, और एयरफोर्स भी उसकी काफ़ी मात्रा में बची रही। तो इतना कमज़ोर नहीं हो पाया था ब्रिटेन जो उसके ऊपर हमला किया जा सके। तो ये जो प्लान था जर्मनी का, उसको कुछ समय के लिए जर्मनी ने छोड़ दिया ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का। अब ये हुआ कि यूएस में क्या चल रहा था इस समय। यूएस के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक भाषण दिया था दिसंबर 1940 में, जिसमें उन्होंने हिटलर के ऊपर आरोप लगाया था कि हिटलर ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है, और उसके साथ यूएस कोई निगोशिएशन नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के लोगों से आह्वान किया था कि वो एक आर्सेनल बने, डेमोक्रेसी का आर्सेनल। और इसके अलावा उन्होंने लैंड लीज प्रोग्राम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, उसकी शुरुआत की थी, जिसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जो फ्रांस तो हार गया था, लेकिन उसके कुछ नेता जो जर्मनी की सुपीरियरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटेन के साथ जाके कुछ मिल गए क्षेत्रों में। तो ऐसे लोग जो फ्रांस को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, ऐसे लोगों की यहाँ पर अमेरिका ने मदद की, और उनको लैंड लीज प्रोग्राम के तहत पैसा अमेरिका ने इन देशों को दिया, ब्रिटेन को दिया। और आगे टाइम पर हम देखेंगे सोवियत यूनियन जो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में आने वाले समय में आया, उसको भी यूएस ने इसके प्रोग्राम के तहत काफ़ी आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। यूनाइटेड स्टेट इसके अलावा तैयारी कर रहा था फुल स्केल वार की जर्मनी के खिलाफ। मेडिटेरियन वो इलाका होता है जो आपने देखा होगा कि फ्रांस और नीचे अफ्रीका, ये यूरोप का क्षेत्र है, और ये नीचे अफ्रीका का क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र के जो देश होते हैं बाउंड्री वाले, उनको मेडिटेरियन देश कहा जाता है। तो इस लड़ाई में मेडिटेरियन देशों में भी काफ़ी असर देखने को पड़ा था। तो उसको देखते क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये है कि जो इटली था जर्मनी का सहयोगी देश था, तो उसकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा थी, जैसे कि वो यूगोस्लाविया में कैप्चर करना चाहता था यूगोस्लाविया को, तो उसने अटैक किया। इसके अलावा वो ग्रीस को भी अपने पास मिलाना चाहता था। इन दोनों, खास तौर में उसने ग्रीस के ऊपर अटैक किया सबसे पहले। तो ग्रीस को जीतने में वो नाकाम रहा, तो उसकी मदद करने के लिए फिर जर्मनी आया, और जर्मनी के आने से ये लड़ाई मेडिटेरियन में शुरू हो गई। अब इसमें ये हुआ कि जर्मनी इस लड़ाई में क्यों आया था मेडिटेरियन इलाके में, अपने जो सहयोगी देश है इटली, उसकी मदद करने के लिए। और उसका दूसरा कारण ये था कि रोमानियन ऑयल, ये रोमानिया एक देश है, यहाँ पर ऑयल मिलता है, और जर्मनी ऑयल का खोज के लिए बहुत कोशिश करता था, क्योंकि उसके क्षेत्र में जर्मनी में ऑयल नहीं होता था, तो उसको दूसरे देश से मंगाना पड़ता था। तो दूसरे देश से सप्लाई हो सके, उसको सुरक्षित करने के लिए उसको कई बार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ती थी। तो इसी के लिए वो रोमानिया का जो ऑयल है उसको, ताकि वो जर्मनी के पास पहुंचते रहे, उसको सुरक्षित किया जा सके, इस जो रास्ता है रोमानिया का, उसके लिए भी इस क्षेत्र में जर्मनी ने हस्तक्षेप किया था। अब ये हुआ कि इटली का यहाँ पर कई कॉलोनी थी, जैसे कि लीबिया, ये अफ्रीका का ऊपरी वाला भाग है, इसमें एक लीबिया देश है, वहाँ पर इटली की कॉलोनी थी। लेकिन इटली यहाँ पर हार गया था, क्योंकि जो दूसरे अलाइड देश है ब्रिटेन ने यहाँ पर हमला करके इटली को हरा दिया था। तो इस क्षेत्र में क्या हो गया कि ज़बरदस्ती यहाँ पर जर्मनी को इटली की सहायता के लिए आना पड़ा, और इस क्षेत्र में लीबिया में उसने फिर से कैप्चर करके इसको इटली के सौंप दिया, इटली के पास। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि जर्मनी को कोई ज़रूरत नहीं थी क्षेत्रों में जाने के लिए, ख़ास तौर में अफ्रीका के क्षेत्रों में उसको कोई स्ट्रैटेजिक, उसका कोई वैल्यू नहीं थी जर्मनी के लिए। लेकिन ज़बरदस्ती उसको इस इलाके में इटली की सहायता के लिए बार बार आना पड़ा, जिसका खामियाजा उसे आगे समय में
हम देखेंगे कैसे भुगतना पड़ा। अब क्योंकि अफ्रीका में भी जर्मनी की सेना आ गई थी और उसने कई क्षेत्रों में जो ब्रिटेन की सेना है उसको हरा के यहाँ पर फिर से अपना दबदबा जो इटली का था उसको कायम किया। अब एक चीज़ हो गई, यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ पर शुरू के समय वो जर्मनी के साथ था, लेकिन वहाँ पर तख्तापलट हो गया और नई सरकार जो चुन के आई वो प्रो ब्रिटिश थी। तो इसीलिए जर्मनी को यूगोस्लाविया के ऊपर भी हमला करके उसको कैप्चर करना पड़ा। तो इस तरह से जर्मनी ने जो यूगोस्लाविया जो देश है वो इटली के सामने है और ग्रीस भी इटली के सामने है। तो इन क्षेत्रों में इटली कब्जा करना चाहता था और इसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था। वो इसी वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जुड़ा था जर्मनी के साथ। उसे लग रहा था कि जर्मनी जब जीत जाएगा तो मुझे यूगोस्लाविया और ग्रीस दे देगा। तो यूगोस्लाविया और ग्रीस को भी यहाँ पर जर्मनी द्वारा कैप्चर कर लिया गया। यूगोस्लाविया को तो इसलिए कैप्चर किया क्योंकि यहाँ पर प्रो ब्रिटिश सरकार थी, और ग्रीस को इसलिए कैप्चर किया क्योंकि इटली इस क्षेत्र को अपने पास मिलाना चाह रहा था। अब ये है नाजी की विक्ट्री स्विफ्ट थी। हम देखते हैं अभी तक कि नाजी अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे और जहाँ जहाँ उन्होंने हमला किया वहाँ उनको जीत मिल रही थी। अब ये एक महत्वपूर्ण इस पूरी घटना जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया था 1941 में। और ये अटैक क्यों किया था? क्योंकि जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक पैक्ट साइन कर रखा था जिसके तहत दोनों ने आश्वासन दिया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई कि जर्मनी को सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करना पड़ा? वो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर सरेंडर नहीं कर रहा था। जर्मनी ब्रिटेन से बार बार कह रहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपका कोई भी क्षेत्र अपने क्षेत्र में नहीं मिलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था जर्मनी से। फ्रांस ने तो सरेंडर कर दिया था, एकमात्र ब्रिटेन ही था इस समय जो कि लड़ाई अकेला लड़ रहा था। भले उसकी आर्थिक रूप से सहायता अमेरिका कर रहा था, लेकिन मिलिट्री तौर में वो अकेला था। तो हिटलर को ऐसा लगा कि ब्रिटेन इसलिए सरेंडर नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ब्रिटेन को ऐसा प्लानिंग है उसका कि आने वाले टाइम पर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ब्रिटेन की मदद करने के लिए जर्मनी के ऊपर हमला करेंगे, इसीलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा है, ये हिटलर को लग रहा था। इसलिए हिटलर ने सोचा कि मैं ही, इससे पहले कि सोवियत यूनियन मेरे ऊपर हमला करे, मैं ही सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करके उसको एलिमिनेट कर दूंगा और उसके बड़े क्षेत्रों को अपने जर्मनी में मिला दूंगा। अब ये है कि 22 जून 1941 वाला दिन था जिस दिन जर्मनी ने अपने जो सहयोगी देश है इटली और रोमानिया, इनके साथ मिलके सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया था। और इस हमले को जो नाम दिया था वो था ऑपरेशन बारबरोसा। अब हिटलर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इस सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करने के लिए? एक तो ऑब्जेक्टिव उनका था कि सोवियत यूनियन को मिलिट्री पावर के रूप में उसकी जो पावर है उसको ख़त्म करना। सोवियत यूनियन आने वाले टाइम पर जर्मनी को धमकाने के लिए काबिल ना हो, ऐसी पोजीशन में लाना है सोवियत यूनियन को, उसकी मिलिट्री को ख़त्म कर देना है। इसके अलावा कम्युनिस्ट जो सरकार थी सोवियत यूनियन की उसको भी ख़त्म कर देना है। और ये महत्वपूर्ण है, लेमन सीरम जनरेट लेमन सीरम। इसका मतलब ये होता है कि लिविंग स्पेस, जर्मन लोगों के लिए लिविंग स्पेस का यहाँ पर क्षेत्र बनाना, जिसके तहत जर्मन लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे रसिया के और वहाँ पर उन क्षेत्रों को जर्मन बस्तियों में चेंज कर देंगे और वहाँ पर पूरी जर्मन सोसाइटी उत्पन्न होगी। तो यही है जर्मन लोगों को दूसरे देशों में भेजना और वहाँ पर कोलोनाइजेशन करना, इसी को हम लेमन सीरम पॉलिसी कहते हैं। और इस पॉलिसी के तहत जो ईस्ट यूरोपियन देश है उनके ऊपर यहाँ पर कोलोनाइजेशन करना था हिटलर को, ये उनका प्लान था, जिसमें शामिल है रसिया, यूक्रेन और पोलैंड। ऐसे देशों में कोलोनाइजेशन करने की प्रोसेस को लेमन सीरम कहा जाता है। अब ये है कि अमीर जो यहाँ पर रसिया था, सोवियत रसिया, उसमें एक बाकू ऑयल फील्ड था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेल मिलता था। तो जर्मनी ये भी चाहता था कि सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करके उस बाकू फील्ड को अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब ये है कि अब इसका फ़र्क सोवियत यूनियन में किस प्रकार से पड़ा कि सोवियत यूनियन एकदम से यहाँ पर घबरा गया। सोवियत यूनियन को ये लग नहीं रहा था कि जर्मनी इसके ऊपर अटैक करेगा,
इसीलिए वो तैयार भी नहीं था। और जर्मनी ने जब अटैक किया तो उसने वही पॉलिसी अपनाई, ब्लिट्जक्रीग जो हमने पढ़ा था इससे पहले। उसने सबसे पहले अपने लुफ्टवाफे वो एरोप्लेन भेजे, और उसके बाद जब उसने सोवियत यूनियन के थोड़ी बहुत जो एयरक्राफ्ट थे उनको तो तबाह कर दिया उन्होंने, और तब उसके बाद लैंड से अपनी सेना सोवियत यूनियन के ऊपर उन्होंने छोड़ दी। अब ये हुआ कि ये जो लड़ाई है लगभग 6 महीने में ही जर्मनी ने बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया सोवियत यूनियन के। वो कब्जा इसीलिए हुआ क्योंकि इस समय जो मिलिट्री थी जर्मनी सेना की, वो बड़ी मोबिलिटी उसकी बहुत अच्छी थी। वो फटाफट उनके पास टैंक थे, बाइक थी, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। और सोवियत यूनियन हम जानते हैं कितना बड़ा देश था पहले, तो इतने बड़े देश का भी 6 ही महीने के अंदर वो मॉस्को तक पहुंच गए थे जर्मन सेना। तो उनकी जो यहाँ पर प्रोग्रेस थी बहुत तेज़ी से हुई। अब ये हुआ कि क्योंकि सोवियत यूनियन के ऊपर जर्मनी ने हमला कर दिया था, तो यूके जो इंग्लैंड इस समय अकेला लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ, वो उसका एक साथी मिल गया उसको, और सोवियत यूनियन और यूके ने एक पैक्ट बना दिया जिसके तहत दोनों जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी का 2 जगह उसे अब ध्यान देना था। उसका इस बाउंड्री में तो ब्रिटेन था, और इस बाउंड्री में ईस्ट की तरफ रसिया था। तो उसको अब दोनों तरफ सेना लगानी पड़ रही थी। अब ये हुआ कि अगस्त 1941 में यूनाइटेड किंगडम और यूएस का जो प्रेसिडेंट था और यूनाइटेड किंगडम का जो प्राइम मिनिस्टर था, इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक चार्टर में साइन किया, जिसके तहत ब्रिटिश और अमेरिका ने गोल तैयार किए कि उनको जर्मनी जब हार जाएगा तो किस तरह की दुनिया होगी और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा दोबारा लड़ाई ना हो। ये सारी चर्चा अटलांटिक चार्टर द्वारा की गई थी। हालांकि इस समय जर्मनी हारने वाला नहीं था, इस समय उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। जिस समय चार्टर का चर्चा जब हुई थी इन दोनों देशों के बीच, उस समय जर्मनी काफ़ी मजबूत स्थिति में था। अब ये महत्वपूर्ण है कि ईरान, अगर हम ईरान का नक्शा देखें तो ईरान का इस समय बॉर्डर लगती थी सोवियत यूनियन के साथ, और उसका ब्रिटेन के साथ तो कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का इस समय मिडिल ईस्ट में कोलोनाइजेशन था और उसकी जो सत्ता थी वो इराक में थी। तो दोनों उसके पड़ोसी देश थे, ईरान के ब्रिटेन भी था और सोवियत यूनियन भी था। तो इनके लिए कोई कब्जा करना बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। और इसका ये फ़ायदा मिला ब्रिटेन और सोवियत को कि अब उन्होंने काफ़ी दुनिया में जितना तेल होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जर्मनी के पास जाने से रोक दिया। अभी जर्मनी के पास जो तेल आ रहा था वो रोमानिया का ऑयल फील्ड से ही मिल पा रहा था उसको तेल। बाकी जगह उसने कोशिश तो करी तेल को अपने पास लेने के लिए, लेकिन वो हर समय नाकाम हो रहा था, जो कि आगे जाके उसको बहुत उसका नुकसान झेलना पड़ा। अब जब ये ऑपरेशन बारबरोसा जर्मनी ने शुरू किया था, उसको सफलता तो काफ़ी मिली और उसने यूक्रेन हो गया और बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया था सोवियत यूनियन के, लेकिन उसको जो स्ट्रैटेजिक फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। जैसे कि जो सोवियत की कैपेसिटी थी लड़ाई लड़ने की, उसको पूरी तरीके से ब्रोकन नहीं हो पाई, टूट नहीं पाई सोवियत की कैपेसिटी। सोवियत का जो कैपिटल थी मॉस्को और कुछ बड़े शहर थे, उसको भी अभी जर्मनी सेना अपने पास नहीं ला पाई, और सोवियत यूनियन का अभी भी उसके पास मिलिट्री के तौर में काफ़ी हथियार बचे हुए थे। अब देखते हैं हम जर्मनी ने क्या किया। एक समर ऑफेंसिव शुरू किया जिसके तहत उसने साउथर्न रसिया के ऊपर हमला किया। यहाँ पर हम समझते हैं कि हुआ ये कि जर्मनी मॉस्को तक पहुँच गया था। अब मॉस्को में जब पहुँचा तो सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुई भयंकर वाली। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जर्मनी का सेना मॉस्को के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाई। अब ये हुआ कि जर्मनी को लगा कि मॉस्को के ऊपर अब हमला करना कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा हम ये करते कि रसिया की साउथ की तरफ घुस जाते, उसके साउथर्न हिस्से में घुस के हम उसके जो बाकू ऑयल फील्ड है उसके ऊपर कब्जा कर लेते। ये प्लान था, और उनको लगा था कि इस क्षेत्र में हम जाएंगे तो ज़्यादा हमें सोवियत का मिलिट्री का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोवियत ने अपनी मिलिट्री मॉस्को में लगा रखी थी। और इसका ये हुआ कि इसी प्लान के तहत जर्मनी सेना जब जा रही थी बाकू की तरफ, तो एक शहर पड़ता है जिसको स्टालिनग्राड नाम से जाना जाता था इस समय। तो वहाँ पर
इस समय तो उसका नाम कुछ और था, लेकिन जब लड़ाई जीत गई थी रसिया तो उसने इस शहर का नाम स्टालिनग्राड रख दिया था। तो जब स्टालिनग्राड में जर्मनी सेना पहुंची तो उसका सामना सोवियत रसिया से हुआ, और सोवियत यूनियन की सेना से जब उसका सामना हुआ तो सोवियत यूनियन ने उसको इतने आसानी से इस क्षेत्र से नीचे नहीं जाने दिया बाकू की तरफ, और पूरा रेजिस्टेंस जितना हो सकता था सोवियत यूनियन से उस पूरी उसने जनता और अपने सैनिक बच्चे तक लड़ाई में लगा दिए। लोगों को कहा कि उनको ज़बरदस्ती इस लड़ाई में जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन ने लगा दिया था, सिविलियन लोगों को। तो ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक हुई थी, और ये जो लड़ाई है से सेकेंड वर्ल्ड वार की सबसे जो मौत हुई थी वो इसी लड़ाई में हुई थी। इसमें ये हुआ कि जर्मनी सेना, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रूप में तो काफ़ी आगे थी सोवियत यूनियन से, लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या किया कि ये जो शहर था ये बिल्डिंग होती थी यहाँ पर, अब बिल्डिंगों के जो अंदर है वहाँ तक उसने अपने सिपाही और सिविलियन लोगों को लगा दिया और उनको बंदूक पकड़ा दी, और बिल्डिंग के अंदर से ही जर्मनी सेना के ऊपर हमला कर रहे थे। तो जर्मनी सेना को यहाँ पर क्या करना पड़ा था, हर बिल्डिंग में जाके उन जो सिविलियन लोग हैं जिनके पास बंदूक है, जो सोवियत यूनियन के लोग हैं, उनको मारना पड़ रहा था, और ये काम इतना आसान नहीं है। तो ये गोरिल्ला वारफेयर भी कहा जाता है इसको, और ये गोरिल्ला वारफेयर स्टालिनग्राड नाम के शहर में हुआ था, जिसके तहत ये जो जर्मनी ने आखिरकार इस स्टालिनग्राड के ऊपर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उसको एक तो काफ़ी समय लग गया, और दूसरा उसको काफ़ी सैनिकों से अपना हाथ धोना पड़ा। काफ़ी जर्मनी के सेना के लोग यहाँ पर मारे गए थे इस लड़ाई में, और सोवियत यूनियन के तो बहुत ज़्यादा मारे गए थे। तो यही इस लड़ाई का अगर कोई इम्पोर्टेंस है तो यही है कि रसिया ने इस स्टालिनग्राड शहर को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पर। और इससे एक दूसरा भी इसका इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि जर्मनी का जो एक तरह से उसकी जो ब्रीच क्रीच वाली पॉलिसी थी यहाँ पर जाके वो फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर वो इस शहर को जीतने में फटाफट जीतने में नाकाम रहा। तो इसका ये स्टालिनग्राड का महत्वपूर्णता ये है, कुछ लोगों का तो मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टर्निंग पॉइंट था वो यही लड़ाई थी स्टालिनग्राड, जिसके तहत जर्मनी का जो जीतने की प्रक्रिया है उसको अब रोक दिया गया था। हालांकि वो जीत तो गया था जैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वो जीत उसको बहुत भारी पड़ी, और आखिरकार क्या हुआ कि स्टालिनग्राड के क्षेत्र में जब वो जीत गया था तो रसिया ने अपनी सेना मॉस्को से हटा के कुछ यहाँ पर भी लगा दी थी। तो स्टालिनग्राड को जीतने के बाद वो जीत कुछ समय के लिए बची रही, और आखिरकार सोवियत यूनियन ने इस शहर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया, स्टालिनग्राड को। और जब अपने कब्जे में ले लिया था सोवियत यूनियन ने, तो इस शहर का खंडर बन चुका था पूरी तरीके से, जो इसकी बिल्डिंग थी पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी, इतनी खतरनाक इस क्षेत्र में लड़ाई हुई थी। तो ये टर्निंग पॉइंट था सेकेंड वर्ल्ड वार का। अब आते हैं हम 1943 और 1944 में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। 5 जुलाई 1943 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के जो एक कुर्स जगह है वहाँ पर हमला किया। वहाँ पर लड़ाई हुई थी फिर इन दोनों के बीच में, जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में जो लड़ाई थी उसको कुर्स नाम से जाना गया। और ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक तो ये टैंक की लड़ाई थी, इसमें जो जितनी भी लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में उसमें सबसे ज़्यादा टैंकों ने पार्टिसिपेट इसी लड़ाई में किया था। बहुत बड़ी संख्या में टैंक इसमें इस्तेमाल किए गए थे इस लड़ाई में। अब ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मनी इस लड़ाई में सेकेंड वर्ल्ड वार में पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जर्मनी को अपनी सेना यहाँ से हटा के इटली की मदद के लिए आना पड़ा, क्योंकि इटली का जो एक जगह है सिसिली उसके ऊपर हमला कर दिया था इंग्लैंड ने और उसको कब्जे में ले लिया था। तो मजबूर है इटली, ताकि पूरी तरीके से इंग्लैंड के कब्जे में ना आए, तो जर्मनी को अपनी सेना इस क्षेत्र से हटा के, रसिया से हटा के इटली की तरफ लानी पड़ी। तो इसी वजह से इसका फ़ायदा रसिया को पहुंचा और उसने इस लड़ाई में जर्मनी को हरा दिया। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हराया था, और उसको जो अब जर्मन सुपीरियरिटी का जो यहाँ पर चीज़ें चल रही थी अब उसको रुक गई। अभी तक क्या था कि हर लड़ाई में जर्मनी जीत रहा था, सुपीरियरिटी थी ना उसकी, इसी वजह से जीत रहा था। अब इसमें क्योंकि इस लड़ाई में उसको हार का सामना करना पड़ा, तो अब रसिया के जो सैनिक थे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, और उनको लग गया था कि अब वो किसी भी मामले में जर्मनी से कम नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें जर्मनी को डायरेक्ट सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। अब ये है कि
3 सितंबर 1943 में अब यहाँ से एक चीज़ हुई कि जर्मनी का अब ये पक्का हो गया था कि उसने हार जाना है इस लड़ाई के बाद। 1943 के 5 जुलाई की जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, इस लड़ाई के बाद जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हरा दिया था, तो ये लगभग पक्का हो गया था कि अब जर्मनी लगभग 1-2 साल बाद हार जाएगा। तो 3 सितंबर 1943 में जो वेस्टर्न अलाइंस थे, जिसमें अब अमेरिका भी शामिल हो चुका था, तो उन्होंने मिलके इटली का जो मेनलैंड है उसके ऊपर हमला किया। इटली का सिसिली के ऊपर तो उन्होंने पहले हमला कर दिया था, और अब उन्होंने इटली के दूसरे भागों के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। और क्या किया कि इटली ने आर्माटाइज कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया इन देशों के सामने, और मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ पर, ये जो अलाइड पावर है उनके द्वारा। अब ये है कि जर्मनी का क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश था, उसने सरेंडर कर लिया था, तो उसको अपना सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जर्मनी की बॉर्डर इटली से लगती है, तो उसको अब क्योंकि अगर इटली के ऊपर ये अलाइड देश अगर कब्जा कर लेंगे तो सीधे जर्मनी के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए जर्मनी ने अपनी सेना फिर से इटली में भेजी और कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। और उन्होंने ये भी किया कि मुसोलिनी को जेल से छुड़ा दिया, और जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे इटली के, जिन क्षेत्रों में जर्मनी का हिस्सा था वहाँ पर मुसोलिनी को फिर से राष्ट्रपति बना दिया। तो इससे ये हुआ कि कुछ भागों में इटली का मुसोलिनी का कब्जा था और कुछ भागों में अलाइड पावर का कब्जा था। तो यहाँ से क्या होगा कि इटली में सिविल वार की भी शुरुआत हो गई थी। अब ये चीज़ हुई 27 जनवरी 1944 में सोवियत यूनियन ने मेजर ऑफेंसिव की शुरुआत करी, और उसने लेनिनग्राड जो उसका क्षेत्र है वहाँ से जर्मन फोर्सेस को खदेड़ना शुरू कर दिया। मई 1944 में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने क्रीमिया जो उसका क्षेत्र है उसको छुड़ा दिया, जर्मनी को यूक्रेन के कई भागों से भगा दिया, और उसने रोमानिया के ऊपर भी अटैक कर दिया, क्योंकि रोमानिया इस समय जर्मनी का एलाई था। तो रोमानिया के ऊपर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब इटली में भी क्या घटना हो रही थी कि इटली में रोम के ऊपर कैप्चर हो गया था, रोम को एलाइड पावर ने कैप्चर में ले लिया था, और मुसोलिनी को पकड़ के वहाँ के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो अब ये जो इटली है वो पूरी तरीके से एलाइड पावर के पास आ गया था। अब फ्रांस में क्या हो रहा था, हमने देखा था कि फ्रांस का ये यहाँ पर था कि कुछ भाग तो विची फ्रांस के पास था और कुछ भाग जर्मनी के पास था। तो इसको भी अलाइड पावर को अपने पास लेने के लिए उन्होंने अब कार्रवाई की, और उस कार्रवाई को ही हम डी डे के नाम से जानते हैं। इस डी डे की जो शुरुआत हुई थी वो 6 जून 1944 में हुई थी, जिसके तहत वेस्टर्न जो देश थे जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, उन्होंने मिलकर फ्रांस के ऊपर लैंडिंग की पैराशूट के तहत। जो नॉर्मंडी जगह है एक फ्रांस में, वहाँ बीचेस होते जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने अपने पैराशूट से अपने जो सैनिक है वो इस क्षेत्र में भेजे थे, और इन सैनिकों को लैंडिंग सक्सेसफुल इनकी हो गई थी। इनका सामना किससे हुआ, जर्मनी की सेना से हुआ, और इन्होंने जर्मनी की सेना को हरा दिया। ये डी डे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इसके तहत ही यहाँ पर जब डी डे में जो अलाइड देश थे उन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग करने के बाद जर्मनी सेना को हरा दिया था, और इससे ये हो गया कि फ्रांस अब आज़ाद हो गया था जर्मनी के कब्जे से, उसको स्वतंत्रता मिल गई थी इस लड़ाई के बाद। जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, वो 25 अगस्त 1944 में आज़ाद हो गई थी, और यहाँ से जर्मनी की सेना को खदेड़ दिया था। अब 1944 सितंबर आते आते सोवियत की जो सेना है वो यूगोस्लाविया तक पहुँच गई थी, और उसको भी उसने अपने हिस्से में ले लिया था। अब 1944-45 जो आखिरी साल था इस लड़ाई का, हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे हमने पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी के जो सपोर्टर देश है उनको हार का सामना करना पड़ा, और खुद जर्मनी कई क्षेत्रों में हार रहा था। तो ये आखिरी साल जो जर्मनी का था लड़ाई में, उसको अपनी सीमा बचाने के लिए उसने ये लड़ाई लड़ी थी। अब ये हुआ कि 16 दिसंबर 1944 में जर्मनी ने आखिरी कोशिश की कि किस तरह से वो फ्रांस का जो उसका कब्जा हट रहा था उसको दोबारा से बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए उसने ऑफेंसिव किया था, यहाँ पर बड़ी सेना में अपनी सेना भेजी थी यहाँ पर फ्रांस की बॉर्डर में, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा, और ये उसका प्लान फेल हो गया जर्मनी का। 1945 16 जनवरी के दिन ये जो ऑफेंसिव है वो फेल हो गया था। अब जनवरी 1945 में जो सोवियत यूनियन की सेना है उसने पोलैंड के ऊपर अटैक करके पोलैंड को भी अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत
पोलैंड से ही मानी जाती है। तो अब ये जो पोलैंड है उसमें भी जर्मनी सेना हारने लग गई थी और 1945 आते आते वो सोवियत यूनियन की सेना पोलैंड में पहुंच गई थी। इसके अलावा उस जर्मनी की बॉर्डर में ही पहुंच गई थी। ये जो ईस्ट पर्शिया जर्मनी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सोवियत यूनियन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। अब ये 4 फरवरी को सोवियत, ब्रिटेन और यूएस के नेता आपस में मिलकर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी जिसको याल्टा कॉन्फ्रेंस कहा गया है। इसके तहत इन्होंने ये फैसला लिया था कि जब जर्मनी को ये हरा देंगे तो जर्मनी को आपस में ये अपने टुकड़ों में बांट देंगे। कुछ टुकड़े का हिस्सा यूएस के पास जाएगा, कुछ सोवियत के पास जाएगा, कुछ ब्रिटेन के पास जाएगा। तो जर्मनी को तोड़ने का ये इनका जो प्लान था वो याल्टा कॉन्फ्रेंस के तहत था। सोवियत यूनियन ने अप्रैल आते आते बर्लिन जो कैपिटल है जर्मनी की, उसके ऊपर भी उसको हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इटली में जर्मनी फोर्स ने सरेंडर कर दिया था 29 अप्रैल को। इटली में थोड़ी बहुत ही जर्मनी सेना जो थी उसने भी 29 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। हिटलर ने यहाँ पर सुसाइड कर दिया था 30 अप्रैल को। उनको जब लग गया था कि अब वो कोई किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे तो उनका जो बंकर था वहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर दिया। 30 अप्रैल को जो जर्मनी की पार्लियामेंट है राइक्सटैग, उसके ऊपर भी कैप्चर हो गया था किसका, सोवियत यूनियन का। बर्लिन ने आखिरकार 2 मई को सरेंडर कर दिया था इस लड़ाई में। तो 2 मई को ये लड़ाई का यूरोप में खात्मा माना जाता है। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार अभी आगे जापान में चलता रहा, तो यूरोप में इस दिन को ही ख़त्म हो गया था 2 मई को। और इसमें क्या हुआ कि जर्मनी को पूरी तरीके से टोटल डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा था कि जर्मनी ने एग्रीमेंट कर लिया था, सरेंडर कर लिया था, लेकिन अब उसने ये जो इसका सरेंडर है ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के तहत जो इनका प्लान था इन देशों का, सोवियत, ब्रिटिश और यूएस का, वो यही था कि जर्मनी को भागों में बांट दिया जाएगा, कुछ भागों में। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की तुलना करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुलना में बहुत ही ज़्यादा बर्बरता से भरा हुआ था और बहुत ही लोगों ने यहाँ पर जान खोई थी। सोवियत यूनियन का अगर हम देखें तो वहाँ 2 करोड़ लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी, सोवियत यूनियन के जितने नागरिक हैं। जर्मनी को भी काफ़ी नुकसान सहना पड़ा और उसके जो जब जर्मनी के ऊपर कब्जा हो रहा था ये आखिरी समय में 1944-45 में, तो उसके शहरों में बमबारी की गई थी और जर्मनी के बहुत बड़े शहर जो थे वो खंडर बन चुके थे इस लड़ाई के अंत आते आते। इस लड़ाई में यहूदी लोगों के ऊपर भी बहुत अत्याचार किए गए थे, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।